राजस्थान की गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा कर चुके पायलट अब राहत की सौगात भी लेकर आए हैं। यानी पायलट ने अपनी घर की और उड़ान लेकर सुरक्षित लैंडिंग भी की है। पिछले 1 महीने से पायलट 18 विधायकों के साथ राजस्थान से बाहर रह रहे थे। इस बीच गहलोत और पायलट खेमे के बीच जमकर जुबानी जंग भी चली। यहां तक कि पायलट को डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेशाध्यक्ष पद तक से हटा दिया गया, तो उधर उनके खेमे के मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा पर भी गाज गिरी। लेकिन आखिरकार दिल्ली आलाकमान से इसका हल निकाला और सुलह कर डाली, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही। अपनी अनदेखी की बात पर नाराज हुए पायलट ने सुलह के बाद कहा कि आलाकमान के सामने अपनी बात रख दी है। 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। मुझे भरोसा है कि जल्द ही विवाद वाले मुद्दों का निराकरण होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता की जीत हो गई, भाजपा के मंसूबे फेल हो गए। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूं, मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे आश्वासित भी किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का, कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। अपनी ही पार्टी से बगावत कर गहलोत सरकार और पार्टी आलाकमान के बीच मुश्किल खड़ी कर चुके पायलट की घर वापसी की राह आसान नहीं थी, लेकिन समीकरणों का पायलट पक्ष का ना बनना, बीजेपी के साथ ना नुकुर करना पायलट के लिए चुनौती बनकर खड़े हो गए थे। तो दूसरी ओर दल बदल कानून का फंदा पायलट पर लटकने को तैयार था। मतलब बागी सचिन पायलट और उनके साथ के विधायकों के सामने फिलहाल माया मिली ने राम वाले हालात बन गए थे। इसी बीच आलाकमान के मनोबल पायलट के लिए संजीवनी लेकर आई तो गहलोत के बड़े दिल वाले बयान, जिसमें कहा था कि आलाकमान माफ कर दे तो बागियों को गले लगा लूंगा, ने भी यहां काम कर दिया। लेकिन अब जब सचिन पायलट की वापसी हो रही है तो गहलोत खेमे के विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। इस बीच गहलोत का यह बयान है कि जब तक जिंदा रहेंगे, अभिभावक बनकर रहेंगे। तो वहीं राजस्थान में सरकार को लेकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस 5 साल तक सरकार चलाएगी, जिसके कई मायने राजस्थान की राजनीति के गलियारों से निकाले जा रहे हैं। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, अब कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपके अभिभावक के रूप में रहूंगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर, उन्होंने रहना स्वीकार किया। बताया जा रहा है कि पायलट ने एक कदम पीछे हटकर कुछ शर्तों के साथ फिर से वापसी की है, यानी राजस्थान की राजनीति में फिर से पायलट उड़ान भरेंगे। लेकिन इस बीच ये कहना मुश्किल होगा कि पायलट ने जो सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई शुरू की थी वो खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी संग्राम की। कोई कह रहा है दी एंड, कोई कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी साइन है अभी, कोई कह रहे हैं कि पायलट की सफल लैंडिंग है, कोई कह रहा है कि जादूगर का जादू चल गया। लेकिन चलिए, जो भी हो, 31 दिन या 1 महीने से जो भी राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा था, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार इस पूरे मामले पर जो हमारे समीक्षक, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना जी और श्याम सुंदर शर्मा साहब बने रहे हैं। पुनीत कर्नावट जी भाजपा से हमारे साथ हैं। ज्योति खंडेलवाल जी कई मरतबा हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़ी है, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना जी, कैसे देखें इसे, पायलट की सफल लैंडिंग या जादूगर का जादू चला, कैसे देखा जाए इसे? सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी हर कोई अपनी, यानी इस चीज के पीछे हर कोई अपनी सक्सेसफुल क्वेश्चन कोट कर रहा है। जादूगर जी कह रहे हैं मेरा जादूगर चल चुका है, उधर पायलट बोल रहे हैं मेरी सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है।
उधर बीजेपी बोल रही है, उनके भी फेसेस पे स्माइल है कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो इस झगड़े में कभी थे ही नहीं। लेकिन अगर उसको बिल्कुल क्लोजली चीजों को मॉनिटर करें तो उसमें ये चीज दिख रही है कि ये अभी पटाक्षेप नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ये इंटरवल हुआ है पूरी मूवी का। क्योंकि अगर आज सचिन पायलट की वापसी थी, यहाँ पर उनको आना था, लेकिन गहलोत जी वापस अभी जैसलमेर गए हैं जयपुर से। और उस बीच में जो आज सचिन पायलट के भी जो बयान आए हैं, उससे एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी इन लोगों की जो एक बहुत बड़ी दीवार आ चुकी है, जो दरार आ चुकी है, वो कहीं ना कहीं अभी डिसॉल्व होती कहीं नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आज जिस तरह से सचिन पायलट ने बात की है कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए बोलते टाइम, अगर आप पब्लिक स्पीच, पब्लिक डोमेन में आप बात कर रहे हैं किसी भी नेता के लिए, तो हर किसी को लक्ष्मण रेखा मेंटेन करनी चाहिए, एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि पार्टी अगर पद देती है तो पद ले भी सकती है। फिर जब उनसे पूछा गया कि आपको निकम्मा कहा गया, तो उन्होंने यानी उसको भी काफी सहज तरह से जवाब दिया, मुझे तो पता ही नहीं मैं निकम्मा कब हो गया। तो यानी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो वो एक दर्द तो उनके दिल में है कि जो जो चीजें उनको कही गई, और वो दर्द उनके जुबान पे अगर आज आया है तो वो ऐसा नहीं है कि कल नहीं आएगा या परसों नहीं आएगा, इट्स गोइंग टू रिपीट। और जहां तक ये चीजें, अगर ये चीज वापस आती है तो वो कहाँ, वो मन के अंदर एक जो विकार बन जाता है, वो पार्टी में फिर से वो चैलेंजेस प्रेजेंट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर गहलोत जी की बात करें तो गहलोत जी ने भी आज, यानी कल रात से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, लेकिन गहलोत जी का इसके ऊपर जो कोर्ट आया है वो आज दोपहर में आया है, जब उन्होंने भी ये कहा कि हाईकमांड ने एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करी है, वो देखेगी कि किस तरह से इन चीजों को रिजॉल्व करना है, किस तरह से डिफरेंसेस जो है उनको डिजॉल्व करना है। और आज उनका ये कहना था कि अगर जो एमएलएज हैं, एज अ सीएम मेरी जिम्मेदारी है कि अगर वो मुझसे खफा है तो वो मुझसे खफा क्यों है, ये मेरी जिम्मेदारी है सीएम होने के नाते कि मैं उनकी अनोयंस को दूर करूं। लेकिन अब इस पूरे पटाक्षेप में ये समझ नहीं आ रहा है कि आज क्यों ये वाला बयान आया कि मैं इस चीज को, जो ग्रीवांसेस हैं वो लोग आए तो हम डिसॉल्व करें। ये चीज तो पहले भी आ सकती थी। तो इस तरह से ये वो रबर बैंड है ना जो खिंच रहा है सर, वो कहाँ तक खिंच सकता है अभी वो किसी को नहीं पता है। अभी उसको कोशिश कर रहे हैं जितना स्ट्रेच हो सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि अभी बिल्कुल फुल स्टॉप हो गया है, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कहाँ क्या, किस तरफ, किस डायरेक्शन में, यानी आंधियों का रुख किस तरफ जा रहा है। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, अभी अर्चना जी ने भी कही, सचिन पायलट के साथ में जो डायलॉग हुआ राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, कहा तो ये जाता है कि जब अदावत इस स्तर पे पहुंच जाए, या कहें कि सत्ता का संग्राम हो, या पार्टी में कहीं भी डिफरेंसेस अगर इस मोड़ पे आकर के चले जाएं, तो आप एक पक्ष से वार्ता करते हैं। खैर देखिए, कम्युनिकेशन के बहुत सारे संसाधन है, हो सकता है कि उनके किसी भी माध्यम से चैट हुई होगी, कोई बात हो रही होगी, लेकिन एक जो सियासी गलियारों में आप जैसे समीक्षक हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी एक पार्ट की बात हुई है, अशोक गहलोत से बात हुई नहीं। उस पिक्चर में अभी अशोक गहलोत को शामिल नहीं किया गया जब सचिन पायलट से बात की जा रही थी। और जैसे अर्चना जी भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिल में ये इस बात का एक गहरा दर्द है कि उन्हें नकारा, निकम्मा, जो भी कुछ कहा गया, और कह रहे हैं कि एक लाइन होनी चाहिए, उसको हम क्रॉस नहीं करें और एक संयमित भाषा का प्रयोग किया जाना। वो टीस मुझे लगता है अभी भी है। अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो भी ये बात कह रहे थे कि मर्यादाओं का हर जगह, केवल बात राजनीति की नहीं, हर जगह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सचिन पायलट ये जो बात बार बार कह रहे हैं, ये भुला देने वाली बात है, या भूल रहे हैं, या फिर उसको वापस से अपने जो दिल का दर्द है उसको बार बार बाहर निकाल करके ला रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारा कुछ मामला इसका दिया हिंद हो गया है? देखिए योगेंद्र जी, एक तरफ तो सचिन पायलट कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुजुर्ग हैं, हमारे नेता हैं, दूसरी तरफ वो सीख भी देते हैं कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब बताइए कि युवा अगर बुजुर्गों को सीख दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? आप बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो इस स्थिति में राजनीति में कई बार ये होता है, यही चीज आज भाजपा में भी है कि वसुंधरा जी को सीख दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? जो कल तक उनके आगे पीछे घुमा करते थे, सतीश पूनिया। यही स्थिति यहाँ है। अशोक गहलोत को सीख कौन दे रहे हैं? सचिन पायलट, क्योंकि जब वो सांसद बने थे पहली बार तो 3 साल के थे, वो उनके दोस्त के पुत्र हैं। और वहां सतीश पूनिया भी यूनिवर्सिटी की राजनीति करते थे, उस वक्त वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। वो बहुत ज्यादा अंतर है दोनों के बीच में। तो ये सारी दोनों तरफ चल रही है, एक तरफ मत कीजिएगा कि कांग्रेस बीजेपी में जिस तरह का अंतर कल है सामने आया निकल करके, ये निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में कुछ
उथल पुथल करेगा। ये नहीं मत मान के चलिएगा कि कांग्रेस में कुछ हो रहा है तो बीजेपी में कुछ नहीं होने वाला है। देखिए नहीं मान रहे इसे, ये तो शुरुआत है, अभी एंड होगा कैसे। आप देखिएगा आने वाले समय में अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में शहरी निकाय के चुनाव होने, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया चुनाव होंगे। अब टिकट का बंटवारा कौन करे, दोनों तरफ ही होगा कि वसुंधरा जी कहेंगे कि मेरे भी आदमी आने चाहिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट कहेंगे मेरे आदमी आने चाहिए। 15,000 प्रतिनिधि चुन के आएंगे पूरे प्रदेश से, तो अब कौन नहीं चाहेगा कि जय जयकार मेरी नहीं हो। तो ये दोनों तरफ अंतरकलह बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। उसके बाद जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसमें भी आएंगे 35,000 जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। कि कौन आएंगे? आप छोटे छोटे कार्यकर्ता। अब देखिए जयपुर शहर में पहले बनते थे कितने, आप 250 पार्षद बनेंगे। अब 250 पार्षद जिसके होंगे उसकी जय जयकार लगेगी। ये तो ज्योति जी जानती है कि पार्षद कितना पावरफुल होता है अपने वार्ड में। तो इसलिए बहुत बड़ी राजनीति का खेल तो अब शुरू होगा। अब देखिए सचिन पायलट को फ्री कर दिया, अभी कोई पद नहीं लेंगे, वो पद लेंगे तो फिर बंध जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए जो आदमी फ्री होता है तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर लगाम नहीं होती। रमेश मीणा की बात कर लीजिएगा, राज्यसभा में कहा था उन्होंने कि मेरा नेता कौन है, अशोक गहलोत नहीं है, मेरा नेता तो राहुल गांधी है। तो आप बताइए अगर ये चीजें अगर खड़ी हो रही है, भंवरलाल शर्मा मिलके आए, विश्वेंद्र सिंह नहीं गए, निर्दलीय विधायक जिसके खिलाफ कल 123 बीघा नाले की जमीन का मामला दर्ज कराया था, आज वो गए मुख्यमंत्री जी के पास, मिल के आए। सीआईडी सीबी कहाँ थी पता नहीं, वो ढूंढ रहे थे 2 महीने से उनका फोन में बोल जा रहा था, कह रहे थे कि भाई क्या है। तो ये सारी चीज में जो कुछ घटना आपको देखने को 32 दिन में मिली, वो ये राजनीति के लिए किसी भी कीमत पे सही नहीं कह जा सकती। भाजपा आज बाड़ेबंदी करने वाली थी, स्थगित कर दी कि अब तो करना ही किसके लिए, जब जो जिनके लिए खेल हो रहा था वो एक हो गए, अब बाड़ेबंदी क्यों। इसलिए कल वो बैठक, एक तो देखिए क्या ऑपरेशन लोटस था, ए फेल हो गया, बी और सी की प्लानिंग हो रही है। आज बैठ करके इनके प्रतिपक्ष के नेता, उपनेता सतीश पूनिया और चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि विधानसभा में क्या रणनीति बनेगी, हम बी कैसे करेंगे सक्सेस, अब हमको कैसे बनना है। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है। राजनीति में राजस्थान का बहुत कुछ होने वाला है और बीएसपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा, ये बादल छटे नहीं है, अभी बादल तो आए हैं, अभी तो बरसेंगे नहीं बरसेंगे बात की बात है। पुनीत जी के पास जाना चाहूंगा मैं एक बार, पुनीत जी के पास जाना चाहूंगा। पुनीत जी आपके पास आना चाह रहा हूं अभी। चलिए अभी तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को जो क्राउन प्लाजा में बैठक बुलाई गई थी, उसे सचिन पायलट की वापसी, भंवरलाल शर्मा की मुख्यमंत्री से मुलाकात, उसके बाद ही बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति को बदल दिया। अब तो बिल्कुल फ्री हैंड है कि चलिए 13 तारीख को भी कर लेंगे, कोई नहीं, शाम को 4 बजे कर लेंगे। जैसे है ना कि महज एक औपचारिकता है कि हाउस 14 से तो 13 को मिलना है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि 14 तारीख को सुबह भी कर सकते हैं विधायक दल की बैठक। क्योंकि देखिए अभी भी अशोक गहलोत खेमा पूरी तरह से पैक है, वो अपने होटल में ही है और 14 तारीख को जहां तक अभी जानकारी मिल रही है सीधे विधानसभा ही पहुंचेंगे। तो बीजेपी अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड कर रहा था या सचिन पायलट की पे? सचिन पायलट की वापसी के साथ ही आपने पूरी रणनीति को बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है जो स्पष्ट रणनीति रहती है। जिस तरीके का राजनीतिक वातावरण राजस्थान में बना हुआ था, उसमें जहां हमको जो उपयोगी लग रहा था, जो ठीक लग रहा था, उसके अनुरूप हमारी स्ट्रेटेजी थी। आज कांग्रेस में एक होने के बाद भी, जैसा श्याम जी भी कह रहे थे और अर्चना जी भी कह रही थी, आज भी आशंकाएं वैसी की वैसी बनी हुई है। कांग्रेस आज भी आशंकित है, कांग्रेस मन में आज भी विघटित है। इसीलिए आज भी बाड़ाबंदी खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हमारे यहाँ बाड़ाबंदी की कोई स्थिति नहीं थी। हाँ, रणनीतिक रूप से कुछ लोगों को हम बाहर लेकर गए, क्योंकि अभी जैसे खुशवीर सिंह जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसे कई लोगों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज होने की एसीबी और एसओजी के थ्रू एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उन सबको ध्यान में रखते हुए तो सभी राजनीतिक दल अपने करने से धुल गए सब। नहीं, धार्मिक दर्शन करने से तो सभी के पाप धुलते हैं और मन को शांति मिलती है। सचिन पायलट जी को भी जाना चाहिए, अशोक गहलोत साहब को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में जो बहुत वैर भाव हुआ है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी ना हो। वही तो
पिछले 30-32 दिनों हमें आरोप लगाने चाहिए। जी, यही तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि लिमिट में किसी पे भी आरोप लगाना चाहिए, और हम तो लगातार ये बात कहते हैं, तो राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि कम से कम योगेंद्र जी, पिछले 18 महीने में राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार चली है, वैसा उदाहरण राजस्थान के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है। जहां पर 2 पावर सेंटर बनने के बाद भी राजस्थान में किसी तरीके का कोई जनउपयोगी कार्य नहीं हुआ, कोई विकास की बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, और हालात ये हुए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। और पिछले 30-32 दिनों में जो अदावत खुलकर सामने आई है, उसने वो गुंजाइश भी खत्म कर दी कि आज जो झूठी सच्ची दोस्ती नजर आ रही है उसमें शर्मिंदगी ना हो। आज भी सचिन पायलट जी ने जितने इंटरव्यू दिए हैं, प्रेस से वो मुखातिब हुए हैं, उसमें बार बार उनका दर्द छलक कर आया है। अर्चना जी ठीक कह रही थी कि आज सेल्फ रियलाइजेशन मोड में नजर आए मुख्यमंत्री जी। वो कह रहे थे कि चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई विधायक नाराज है तो मैं उससे संवाद करूं, बातचीत करूं। चलिए, अच्छा है, अब वो ऐसा सोच रहे हैं और राजस्थान का कुछ भला होगा, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। जी, चलिए ज्योति जी देंगे जवाब। आपने जो कुछ कहा कि बीजेपी की अपनी रणनीति जो थी वो कांग्रेस की रणनीति पर डिपेंड नहीं थी। ज्योति जी, एक आम कार्यकर्ता हर कोई यही चाहता था कि जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो खत्म होने चाहिए, और आप लोगों ने भरोसा भी जताया था कि ये कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक होगा। अब एक आम कार्यकर्ता क्या सोच रहा है? सचिन पायलट बिल्कुल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलकर के वापस जयपुर भी लौट चुके हैं, तो कैसे देखा जाए? लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि पायलट इधर आ रहे हैं और गहलोत साहब जैसलमेर चले गए। देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ना, मैं कई बार इस विषय में आपके साथ यहाँ चर्चा में आई, श्याम सुंदर जी भी उसमें साथ रहे, तब हमने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक होगा, राजस्थान में भी सब कुछ ठीक होगा, और जो काम राजस्थान में जिस तरीके से किए जा रहे हैं वो काम लगातार चलते रहेंगे। जहां तक अभी कहा गया कि पिछले 18 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से राजस्थान में काम किया है वो इतिहास है, बिल्कुल निश्चित रूप से इतिहास में ही है। कोरोना को लेकर के जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने काम किया था, वो काम को लेकर के की वजह से ही राजस्थान में जो है वो स्थितियां कोरोना को लेकर के इतनी बिगड़ी नहीं, बल्कि संभल करके रही, हमारी डेथ रेट कम रही, और जो कोरोना को लेकर के जो काम किया गया वो काम बहुत बेहतर ढंग से किया गया। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया, यहाँ के मॉडल्स को भी पूरे देश में अपनाने की बात की गई। तो काम को लेकर के तो कहीं कोई यूं कहे कि इस बात को लेकर के तो कोई बात ही नहीं। जहां तक बात है तो मैं कहूंगी कांग्रेस अपने हर मोर्चे में इसमें सफल रही है, चाहे वो सारे विधायकों की एकजुटता की अगर बात कहें तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि बिल्कुल हम लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र प्रयास करती रही है कि कैसे वो लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का प्रयास किया, उन्होंने यहाँ नहीं किया, और उनको यही उम्मीद थी कि यहाँ पर भी वो इस तरीके से लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फेल हुई है वो बीजेपी फेल हुई है। अगर पायलट साहब अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात को अगर उठाना चाहते थे तो उन्होंने उस बात को उठाया है, उन्होंने उस बात को रखा है, हाईकमान के सामने रखा है, मजबूती से रखा है, और कहा है कि भाई मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं चाहता था कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात को भी देखा जाए, किया जाए, जहां उनको कुछ कमी महसूस हो रही थी, जहां उन्हें कुछ लग रहा था। लेकिन अगर एकजुटता की अगर बात की जाती है तो वो भी कांग्रेस ने दिखाई। तो कांग्रेस अपने हर मोर्चे में सफल रही है, बीजेपी निश्चित रूप से अपने हर मंसूबे में फेल हुई है। राजस्थान में उनको मुंह की खानी पड़ी है। उनको जो लगता था कि हम जैसा हमने और प्रदेशों में किया है, जैसा हमने और प्रदेशों में सरकार गिराने का काम किया, या कुछ असंतुष्ट लोगों को यूं कहे बरगलाने की, खरीद फरोख्त करने की, ये प्रकरण इनकी और इनकम टैक्स जराने की, धमकाने की, जो भी वो प्रयास कर सकते थे, राजभवन पर दबाव बनाने की, जो भी वो करते थे वो सब उन्होंने किया। लेकिन राजस्थान में निश्चित रूप से बीजेपी को फेलियर का सामना करना पड़ा है। जिसकी जैसी एक बात और जो आप तीनों ने जो सवाल उठाया, सिर्फ एक बात का और जवाब देना चाहूंगी, जो आप तीनों ने जो सवाल उठाया कि मन में एक टीस है तो क्या पता आगे सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। मैं तो इस बात को, देखिए सबका अपना देखने का नजरिया हो सकता है, मैं तो इस बात को कहूंगी अगर टीस होती तो शायद टीस दूसरे तरीके से सामने आती, शायद उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन सामने आता। लेकिन उस बात को खत्म करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है दोनों तरफ से। आप देखेंगे चाहे वो सचिन पायलट जी हो, नहीं तो उस बात को सवाल सिर्फ इस वजह से उठ रहे हैं ज्योति जी, हमारा भी नजरिया तो वही है कि सब कुछ पीसफुल रहना चाहिए, लेकिन सवाल इस वजह से उठते हैं लगातार दूसरे दिन भी सचिन पायलट जो बात कह रहे हैं कि निजी हमले जो उन पे किए गए उससे मुझे तकलीफ है। अभी भी जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे
तो भी उन्होंने ये बात कही, दिल्ली में जब बात की तो भी उन्होंने यही बात कही, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बात कही। तो ये जो दर्द है, या तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से सुना नहीं उनको, अगर सुना तो फिर अभी तक भी वो जो जाहिर कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि गहरी टीस उनके है। और वो तो जब जैसे कहा भी 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पे कि सचिन पायलट आएंगे तो मैं उनको गले लगा लूंगा, या तो ये इंतजार है कि वो गले से गले मिलेंगे, भरत राम मिलाप हो गया तो जब ही दूर होगा ये सारा दर्द। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं योगेंद्र जी आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने अगर कोई बात उनको तकलीफ लगी, उन्होंने उस बात को बहुत सहज तरीके से कहा। उसका कोई एग्रेसिव कोई रिएक्शन जो है वो ना तो पायलट साहब की तरफ से आया, और अगर हमने मुख्यमंत्री जी के भी अगर रिएक्शन देखे तो उन्होंने भी गले लगाने की बात की, ग्रीवेंसेस दूर करने की बात की। कहीं कोई संवादहीनता थी, कुछ कमी थी, कुछ आपस में कम्युनिकेशन गैप था तो उसको उन्होंने दूर करने की बात की है। तो मैं ज्योति जी, सचिन पायलट जिस तकलीफ का जिक्र कर रहे हैं वह भी अशोक गहलोत साहब के बयान में ही है कि मुझे नकारा और निकम्मा कहा गया। मीडिया से चाहे मैं निकम्मा कब हुआ ये तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं 5 साल तक कांग्रेस में संघर्ष करके सत्ता में वापस लेके आया और मैं निकम्मा हो गया, ये मुझे समझ में नहीं बैठा। तो गहलोत साहब गले भी लगा रहे हैं, और जो नकारा और निकम्मा जो कहा है मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है। तो ये जो सचिन पायलट के तकलीफ की जो बात है वो ये है ज्योति जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एक पारिवारिक जब हम बात करते हैं, आप लोग बार बार बीजेपी जो कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, हमारा इससे कुछ नहीं था, तो निश्चित रूप से ये अभी भी आज भी हमारे परिवार की बात है और आपस में एक दूसरे के साथ दोनों सहज रूप से निश्चित रूप से आपको आगे आने वाले समय में साथ भी दिखाई देंगे। और पूरे 5 साल ये जो बीच में जो बातें कर रहे हैं कि अभी पुनीत जी भी कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा आगे कैसे रहेगा, तो मैं पूरा विश्वास दिला सकती हूँ उनको, पूरा आश्वस्त कर सकती हूँ उनको कि निश्चित रूप से 5 साल तक आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। आप बहुत और प्रयास करने की लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन राजस्थान में बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने वाली है। यहाँ पे जो लोकतंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई है वही यहाँ पे 5 साल राज करने वाली है। लेकिन आप जो अपने साथ जो अपने जो विधायकों के साथ कर रहे थे, जो आपको ये खरीद फरोख्त करने के लिए रोक रहे थे, कहीं ना कहीं चुनावों को विरोध कर रहे थे, उन्हें जो आप गुजरात लेकर के जाने वाले थे, अगर हमसे कुछ लेना देना नहीं था तो फिर काहे के लिए आप गुजरात जा रहे थे, हमें तो समझ में आया नहीं। आप अपनी रणनीति कहते हैं, दूसरे की बाराबती कहते हैं, समझ नहीं आता। खरीदने की कोशिश कर रही थी। आप हमारे गुजरात ले जाने का कारण क्या आप ये मान रही हैं कि आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खरीदने की आपके विधायक जो विरोध कर रहे थे वो विरोध करने को जो है वो आपको मुखर होकर के सामने ना आ जाए और आपकी स्थिति शायद खराब ना हो जाए, इसलिए आप उनको गुजरात लेकर के जा रहे थे और बंदर लेकर के जा रहे थे। विश्वास मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, पुनीत जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में, पुनीत जी और ज्योति जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी जुड़ गए हैं। सुराना साहब आपके पास आना चाहूंगा। पूरा हमने सब देखा और जन टीवी लगातार इस बात को उठाता भी रहा कि राजस्थान के विकास के लिए जो भी हो, लेकिन ये पटाक्षेप होके और ये संघर्ष जो भी चल रहा है ये खत्म होना चाहिए। अभी किस तरह से देखते हैं इसे कि अभी भी आपको लगता है कि जैसे श्याम जी और अर्चना जी दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार 1 महीने से हमारे समय समय पर साथ रहे, अभी भी डाउट है कि जो सचिन पायलट के बयान सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए? देखिए, एक चीज तो देवेंद्र जी इससे जरूर हो गई कि कांग्रेस में भी एक कुछ अंदर दरार है, ये चीज तो ऑब्वियस हो गई। जैसे जो अभी सचिन पायलट जी ने किया वो कार्य, वो जो आज जो कल किया उन्होंने, वो कार्य वो पहले भी कर सकते थे। इतनी बार सार्वजनिक रूप से नेशनल स्पोक्स पर्सन और सारे लोगों ने उनको बहुत बार कहा था इस मीटिंग में आइए, उस मीटिंग में। मुझे लगता है उनको तब तक आशा थी कि कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठ जाएगा। तो ये चीज जरूर सामने आई कि ये जो एक अंदर एक फूट है, जो पहले लोग केवल शक की नजरों से देखते थे, वो चीज सामने तो आ गई है। अब रही बात, इस बार जो अच्छी चीज कांग्रेस के साथ ये हुई कि जो आला कमान है वो कई बार जो कमजोरी कर जाता था, इस बार आला कमान ने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया और बहुत जल्दी इस चीज को, जैसे उन्हें मौका मिला कि अभी हम इसको समेट सकते हैं, तो उन्होंने समेटने में देरी नहीं लगाई, निर्णय बहुत जल्दी लिए। इसका ही ये परिणाम रहा कि ये चीज बिगड़ती बिगड़ती ठीक हो गई। और सचिन जी के लिए भी ये अच्छा रहा कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया, नहीं तो ना तो घर के रहते ना घाट के रहते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उन्होंने ये अच्छा निर्णय लिया। स्वर्ण पदक नहीं मिला तो कम से कम उनको रजत पदक जरूर मिल गया। जी योगेंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लगता है कि
जो सब कुछ चल रहा था कि क्या होगा। एक बड़ी रोचक बात मैं कहना चाहूंगा, अर्चना जी और श्याम जी भी जानते हैं, मीडिया हाउसेस में भी, मीडिया पर्संस या फिर पूरे राजस्थान में जिस तरह से था कि 14 को क्या होगा, 11 को क्या होगा, सबकी जो टकटकी लगी हुई थी टीवी चैनल्स में। मुझे लगता है कि सचिन पायलट के दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात और मोहनलाल शर्मा के इधर मुलाकात होने के बाद अब एक सहज हो गया कि अच्छा विधानसभा का सत्र है, चलिए कवर करना है, ठीक है। वो सारा जो एक बना हुआ था एक सस्पेंस है कि क्या होगा, अब मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता अशोक गहलोत को नहीं पड़ेगी और जो राज्यसभा में नंबर थे उनके पास में, आई थिंक वो पूरे उनके पास में होंगे, तो सारा कुछ जो एक सहज उसमें जा सकता है। लेकिन कब तक रहेगा, क्या रहेगा, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान के पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर, 31 दिन से जो चल रहा था उसको लेकर। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। एक बात आपको ध्यान होगी, अशोक गहलोत साहब ने एक बात कही थी जो पब्लिक डोमेन में भी आई थी कि जो विधायक मेरे साथ हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ब्याज सहित उन्हें उनका सम्मान मिलेगा। सम्मान, उन्हें कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकते हैं, कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अब सचिन पायलट के साथ जो लोग 18 लोग साथ में रहे, चलिए 3 निर्दलीय हैं वो तो वापस आ गए, बट क्या होगा भी इस पोजीशन में कि आपको लगता है कि अब 3 सदस्य कमेटी डिसीजन लेगी या अशोक गहलोत लेंगे या फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां से करेंगे? कल तक जो पोजीशन थी, कल तक अशोक गहलोत के साथ जो दीवार की तरह खड़े, एक दिन पहले की एक विधायक दल की बैठक का जिक्र और करना चाहूंगा मैं, जिसमें ये कहा गया था और पब्लिकली भी ये सामने आया था शांति धारीवाल की बात कि बागियों को किसी कीमत पे वापस नहीं लेना चाहिए और नहीं लेंगे। तो क्या लगता है कि विधायक दल की बैठक फिर रखी गई है वहां पे जैसलमेर में, और ये सब कुछ अब सहज होगा क्योंकि 10 निर्दलीय उनके साथ हैं, 6 बीएसपी से आए हुए विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। इन सब का क्या होगा? इतनी जगह तो नहीं है पॉलिटिकल उसमें। सर वो ये जो तूफान जो भी हम बात कर रहे हैं कि वो भी थमा नहीं है। अगर हम यानी जो अभी पायलट जी के साथ भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ दिल्ली में डिस्कस हुए हैं, डेफिनेटली जो पायलट के सपोर्टिंग हैंड्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो तो यहाँ पर देने की बात की गई है हाईकमांड ने। और दूसरी चीज ये बात करें कि जो 3 मेंबर कमेटी यहाँ पर फॉर्म हो रही है और जो इनकी ग्रीवांसेस को देखने के लिए फॉर्म हो रही है, उसका मतलब यही है कि सारे राइट्स अभी गहलोत जी के हाथ में नहीं है। डेफिनेटली जो इंटरफेरेंस रहेगा वो 3 मेंबर कमेटी का रहेगा कि किसको क्या पोजीशन, क्या पोर्टफोलियो मिलने चाहिए। और जो बात तीसरी जो सामने आ रही है कि यहाँ पर भी जो संगठन में चेंज आएंगे, संगठन में चेंज आएगा मतलब वो भी, उसका भी साफ इंडिकेशन यही है कि अभी इसको दिल्ली टीम जो है, हाईकमांड टीम है, वही मॉनिटर करेगी। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ के जो पूरे 100% पावर्स थे वो शायद उसमें से 50% पावर्स स्नैच कर लिए गए हैं दिल्ली टीम से, तो उसमें कुछ चीज गलत नहीं होगी। क्योंकि डेफिनेटली ये जो पूरा पटाक्षेप है, जो पूरा जो एपिसोड चला है, इसमें गहलोत जी का जो था पूरा यहाँ का राजस्थान स्टेट पॉलिटिक्स से उसको रोल को छोटा करके ये सारी चीजें हुई है वहां से, दिल्ली से ऑपरेटेड। जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, इन लोगों ने अपने आप ऑपरेट किया है। अहमद पटेल बीच में थे, वेणुगोपाल बीच में थे। तो अब जो चीजें सामने आई है, यहाँ से जो फीडबैक गया है, उसमें कहीं अभी जो चीजें सामने आ रही है वो यही लग रहा है कि गहलोत जी के पास जो पावर्स होंगे, मुझे नहीं लगता है कि अभी पूरा का पूरा कॉल उन्हीं का रहेगा, क्योंकि पीसीसी पूरी डिसॉल्व हो गई है। अभी ये पीसीसी में भी क्या करेंगे, कल इनका गहलोत जी का स्टेटमेंट आया कि डोटासरा जी एज अ पीसीसी चीफ स्टे करेंगे। तो यानी यहाँ पर भी दिख रहा है कि इनका जो 2 बाइफिकेशन है वो क्लियर कट दिख रहा है कि पीसीसी चीफ, अगर वहां से मैसेज आ रहा है कि सचिन पायलट को रिटेन करना चाहिए, वो बोल रहे हैं डोटासरा जी पीसीसी चीफ रहेंगे। तो यानी चीजें अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट आउट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आगे हैं। और आगे की रणनीति ये क्या रहेगी, ये जब 3 मेंबर टीम इन लोगों की सामने आ जाए, एक तरफ से गहलोत जी और पायलट जी का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए, उसके बाद हम लोग कुछ अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिक्र करना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि 9 सदस्यीय समिति बनी थी
जो सोनिया गांधी के कहने पे बनाई गई थी, अविनाश पांडे जो यहाँ के AICC जनरल सेक्रेटरी प्रभारी भी हैं, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी कुछ कर नहीं पाई। तो हम कैसे मान सकते हैं कि 3 सदस्य कमेटी है वो भी कुछ कर पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी में 9 लोग थे। अब 9 लोग कौन थे? अविनाश पांडे के अलावा सब राज्य के थे। अब राज्य के होने के नाते सब मुख्यमंत्री जी के अधीन थे, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाई। कमेटी तो वही करती थी जो मुख्यमंत्री जी कहते थे, इसलिए वो प्रभावी नहीं थी। इसी कारण तो ये सब गैप हुआ और सारा विवाद हुआ। अब देखिएगा कि मैं आज की जो जिस तरह की बात हुई कि अगर अशोक गहलोत बीएसपी के 6 विधायकों को बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के वो सोनिया गांधी के यहाँ जाकर के ज्वाइन कराते हैं, तो ये विवाद का विषय तो था उस वक्त भी। वो नहीं कहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष मेरा है, वो नहीं मानते थे प्रदेश अध्यक्ष के सामने सब बातें खुले, वो कहते थे गोपनीयता है। अगर पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता हो कि मेरी पार्टी में बीएसपी ज्वाइन कर रही है पूरा विधायक और वो सोनिया गांधी के माध्यम से कराते हैं, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि है विवाद दरार आई है सामने। सही कह रहे थे कि अगर ये विश्वास होता तो पहले जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पावरफुल होती थी, हाईकमान नहीं होता था। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय करती थी वो हाईकमान मानता था। अब हाईकमान जो निर्णय करता है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी मानती है। वर्षों से तो यही चला रहा है कांग्रेस के अंदर कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि आला कमान पे छोड़ा जाता है निर्णय। मैं सुराना साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, हम देख रहे हैं लगातार ये बात कई बार उठती है कि चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, कि सरकार को कैसे अस्थिर करके और बीजेपी ने अपने कब्जे में सरकार ली। यहां ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत इस पूरी व्यू रचना पे भारी पड़ गए। वो वजह चाहे जो भी हो, चाहे सचिन पायलट की वापसी हो, चाहे भवनलाल शर्मा को इन्होंने बुला लिया, तीनों निर्दलीयों ने बुला लिया, लेकिन एक बार के लिए तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अशोक गहलोत आज सेफ है। उनको कोई आवश्यकता नहीं कि फ्लोर टेस्ट कराने की। तो इससे कह सकते हैं कि अन्य जगह पे अगर कांग्रेस थोड़ी मॉनिटरिंग तरीके से करती, सबको विश्वास लेती, वहां भी इस हो सकता था। बिल्कुल योगेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज मिला जिसमें काफी गहलोत साहब ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया इस खेल में, और उन्होंने एक तरह से चुनौती ऐसी दी कि फाइनली जीत भी उन्हीं की हो गई। और एक तरह से ये गहलोत जी की लॉन्गिविटी के लिए भी अच्छा हुआ और उनकी इमेज के लिए भी अच्छा हुआ कि यहाँ पर एक बंदा है कांग्रेस में जो कि खड़ा रह करके ईडी की रेड भी देखी, आईटी की रेड भी देखी, सीबीआई भी देखी, सब कुछ होने के बावजूद, और बगावत भी देखी, वो भी एकदम उप मुख्यमंत्री लेवल की, और वो सरकार बचाने में कामयाब रहे। तो ये उनके बायोडाटा के लिए एक अच्छी चीज मानी जाएगी। और जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया कि अब उनको जब 2-3 डबल सेंचुरीज मारनी पड़ेंगी वापस वैसी रेपुटेशन बनाने के लिए टीम में, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर लिया कि अब एक बार कुछ भी वो करेंगे तो लोग शक्ति नगर से देखेंगे। तो उनको एक बार के लिए निस्वार्थ होकर के लंबा, अगर उनको कांग्रेस में अगर अपना भविष्य देखना है तो उनको 2-4 अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। ये सचिन पायलट जी ने अपने ऊपर खुद ही मोड़ दिया है, तो ये उनको करना पड़ेगा। और मेरी राय होगी भारतीय जनता पार्टी से कि अब गवर्नेंस पे ध्यान दें। जनता इन सब चीजों से अब बोर हो चुकी है, और इकोनॉमी पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, कोविड-19 पे ध्यान दें, इन सब चीजों पे ध्यान दें भाजपा, तो जनता का ज्यादा भला होगा रादर देन कि अब सारी सरकारों को जी बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि कई बार ये रहता है कि जादूगर का जादू चल गया। अक्सर कहा भी जाता है कि जादूगर पॉलिटिकल मैजिक के रूप में, मैजिशियन के रूप में भी इन्हें देखा जाता है कि देखिए जादूगर यूं तो है, लेकिन कई मरतबा ऐसा स्थितियां जो बनी, और कहते भी हैं, एक मुझे वीडियो का ध्यान है कि वो सबसे कह रहे हैं कि जादूगर तो मैं हूं, मेरी कास्ट के विधायक भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। पुनीत कर्नावट साहब, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। पुनीत जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ एक बात जानना चाहूंगा कि बेशक आप कुछ भी कहें कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ये लोग आपसी जो अंतरकलह था उसकी वजह से हम लोगों ने तो उस पे जो कुछ चल रहा था उस पर बारीकी से नजर रखा हमने, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक रखते हैं, पार्टी है हमारी। लेकिन ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, कहीं पे भी हो, ये बीजेपी का अपना एक खेल रहा। लेकिन राजस्थान में
आज के दिन में तो यही कहना होगा कि बीजेपी को यहाँ मात खानी पड़ी। अब वो वजह चाहे जो भी रही हो कि सचिन पायलट के साथ आप मिले हुए थे, क्योंकि मानेसर में जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही थी उससे सारा इंगित होता है बीजेपी में जिस तरह से सक्रियता थी, और सचिन पायलट के उधर जाते ही सारी रणनीति चेंज करनी पड़ी। तो बीजेपी का फेलियर नहीं है यहाँ पे कि बीजेपी में भी कहीं न कहीं कोई खामियां रही है। मीडिया को अपना कयास लगाने का पूरा हक है योगेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी इस खेल में कहीं भी शामिल नहीं थी। हम जरूर दर्शक की भांति देख रहे थे और सजग दर्शक की भांति देख रहे थे कि ये सब चल क्या रहा है। आज आप अशोक गहलोत जी की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग सचिन पायलट की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों लोग अपने मिशन के अंदर नाकामयाब हुए। अशोक गहलोत साहब का मिशन बिल्कुल स्पष्ट था कि वो किसी भी सूरत में सचिन पायलट जी को अब कांग्रेस में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पिछले 30 दिनों के वक्तव्य ये बता रहे थे कि वो हर स्थिति में सचिन पायलट जी को कांग्रेस से बाहर भेजने पर आमादा हैं, लेकिन वो इसमें असफल हुए। वहीं सचिन पायलट अशोक गहलोत जी को अपदस्थ करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो भी इसमें असफल हुए। ये दोनों लोगों के मिशन अपनी अपनी जगह पर असफल हुए हैं और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। ज्योति जी कह रही थी कि कोविड में हमने अच्छा काम किया था, वो खुद ही कह रही थी कि कोविड में हमने अच्छा काम किया था। कोविड का संक्रमण जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे कांग्रेस का भी संक्रमण बढ़ा, और ये जो संक्रमण बढ़ा इसके अंदर जो निष्क्रियता आई उसके कारण आज राजस्थान कोविड के संकट से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। साथ ही साथ पूरे राजस्थान में एक अराजकता की स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हुआ, बजरी माफिया किस तरीके से हावी हुआ, सामूहिक दुष्कर्म छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुए वो हमने देखे हैं। अजमेर में यूथ पुनीत जी यहाँ सवाल करना चाहूंगा मैं ज्योति जी से भी और आपसे भी। पुनीत जी आपसे भी और ज्योति जी से भी मैं एक सवाल खड़ा करना चाहूंगा। जिन बातों को लेकर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, हमेशा हर राजनीतिक दल रेप केसेस और इनको तो एक ऐसा इश्यू हो गया कि जैसे कोई फर्टाइल लैंड में जो बीज डालोगे उसमें पौधा तो लगना ही है। मुझे तो लगता है कि इतनी शर्म की बात है राजनीतिक दलों के लिए और एक आम पब्लिक के लिए भी, जो हम लोग रहते हैं, जो समझ रखते हैं, हम इन चीजों को भुनाते हैं। कोई आमंत्रित करता है किसी को कि रेप करिए प्रदेश में आकर के, कोई ऐसा राजनीतिक दल ये कह सकता है कि मेरे सरकार के वक्त ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग ये कभी हमें गिल्टी फील होती है कि हम किस दौर में गुजर रहे हैं और सिर्फ इन मुद्दों को बनाते हैं कि उसके साथ रेप हुआ, इस बच्ची के साथ रेप हुआ। नहीं, आप लोगों को कभी महसूस होता है कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट में हम इन चीजों को मुद्दा बनाते हैं? योगेंद्र जी, ये बहुत विभत्स चेहरा है समाज का, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इतने इनसेंसिटिव नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों। लेकिन जब वो राज में होते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ठीक ढंग से प्रशासन चले, ठीक ढंग से शासन चले, पुलिस अपना ठीक ढंग से काम करे। और अगर वो काम नहीं होगा तो जो प्रतिपक्ष में दल होगा उसको आवाज उठानी ही चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दुखदायी विषय है, पिछले 1 महीने में जितनी घटनाएं हुई उसके ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उनकी सीधी जिम्मेदारी थी। वो एसीबी और एसओजी की रेड लगातार होती रहे, उसकी सर्च होती रहे, भंवरलाल शर्मा को ढूंढते रहे। इस पे तो रहे, कल भंवरलाल शर्मा आ गए ना सीएम हाउस के अंदर, सीएम हाउस में आ गए तो एसीबी को बुलवा लेते वो और कहते कि इनका बयान लीजिए। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो मेरी सरकार को गिरा रहा था, जो 30 करोड़ 25 करोड़ 35 करोड़ के एक इमेजिनरी फिगर उन्होंने खड़े कर रखे थे गहलोत साहब ने। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाते रहे। और उनकी स्थिति यह थी कि उन्होंने अपने ही बीटीपी के विधायकों को आपके टेलीविजन पर भी मैंने देखा है जिसमें उनकी चाबी छीन ली जाती है, दूसरे दिन ही वो लोग वहां पर कांग्रेस की फेयर माउंट में पहुंच जाते हैं। आप इन पिछले 30 दिनों में जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस ने निर्माण किया, कांग्रेस की लड़ाई थी, कांग्रेस के दो दिग्गज आपस में लड़ रहे थे। पुनीत जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे जी, राजनीतिक दल जिसकी जहां पे सरकार है, अगर यूनियन गवर्नमेंट जिस पार्टी के है तो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, वो सीबीआई है, चाहे एनआईए को बचा रखा है, अभी भगवान करे बचा रहे, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, ये पार्टियों के सरकारी स्तर पे अग्रिम संगठन बन गए सर, अग्रिम संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे अब सेंट्रल की बात कर लीजिए, ये अब तय मान के चलिए जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं मैं आपको नहीं, आपके पहले से जो सरकार रही उसकी भी स्थितियां ऐसी रही हैं।
आज अधिकारी, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूं, कुंडलियां तैयार करते हैं, कुंडलियां तैयार। आज वो सत्ता में बैठे हैं तो एक एक विधायक की या जो ज्यादा रेस्पेक्टिव कोई आदमी है कि पता नहीं कब नेता बनेगा, इसकी कुंडली मेरे पास है, नंबर बढ़ाने के लिए कि साहब इसकी कुंडली ये है। ये कच्चे चिट्ठे आप खुद लोग तैयार करा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर। सभी पार्टियों में ये हाल है, एसओजी हो चाहे एसीबी हो। ये स्टेट गवर्नमेंट अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम ले रही है, जैसे आप लोग उनको ले रहे हो। 13 साल बाद अशोक गहलोत के भाई की ईडी की रेड याद आती है, बताइए आप मुझे। आप कहेंगे इसके लिए कोई मुहूर्त थोड़ी है सर। अगर किसी की बेटी विदा हो रही है और इनकम टैक्स की रेड उसके घर में हो रही है, एक दिन बाद भी हो सकती है, 5 दिन पहले भी की जा सकती है। ये सब कुछ पब्लिक में हम चाहे कुछ भी कहें इसके लिए कि नहीं कोई यूज नहीं कर रहे हैं, हो यही रहा है। जो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत गलत परंपरा का लटके जोर पे सरकारें चलेंगी, फिर तो आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे अंग्रेज क्या काम किया करते तो हम क्या कर रहे हैं। ये तय आप लोगों को करना है, राजनीतिक दलों को। इसमें एक राजनीतिक दल दोषी नहीं है। इसके हाथ में जहां चाबुक आती है वो पीठ तलाशती है किससे मारनी। ये तो योगेंद्र कहां लेके जा रहे हैं इस देश को, प्रदेश को। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि रूल ऑफ लॉ सब पर लागू होना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री के भाई हैं और उनके ऊपर बहुत समय पहले कोई मुकदमा दायर हुआ था, तो अब कार्रवाई नहीं हो या उस कार्रवाई का कोई मुहूर्त निकलवाया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अगर इनकम टैक्स की रेड होएगी तो इनकम टैक्स की रेड आपको अच्छे से जानकारी होगी कि इनकम टैक्स की रेड करने वाला रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो रेड फेल होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ पूरी की पूरी जांच होती है कि इनकम टैक्स रेड फेल हुई है। कोई पूछता ही नहीं है क्या हुआ, कोई नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं रेड में क्या मिला, कुछ नहीं। योगेंद्र जी, हर रेड का एक वो जारी करते हैं, जब भी कहीं पे रेड होती है उसका एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं। जारी हुआ कुछ मालूम है कि अशोक गहलोत के ब्रदर के यहाँ पे क्या मिला था, उनके यहाँ पे 13 साल बाद में ईडी गई थी, क्या हुआ उसमें? आप मुझे बता दीजिए क्या मिला उनके। उसके बाद मैं तो कैसे बताऊंगा, ये तो बताए। ये सवाल तो आपको ईडी से ही करना पड़ेगा, ये सवाल इनकम टैक्स ऑफिसर से ही करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि रिमोट से चल रही है, रिमोट से चला रहे राजनीतिक दल। जैसे आप एसओजी और एसीपी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी तरह से मैं बात बता रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये तो राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए, राजनीतिक दलों को। क्योंकि आज ये बहुत समय कम है। हम ये बताइए कि आज एनआईए ने किस हैसियत से प्रज्ञा ठाकुर को कल्पित करार दे दिया और सरकार बदल जाती है तो फ्री हो जाती है। अगर वो बेगुनाह थी तो कैसे उनका जीवन खराब किया जेल में डाल करके, और अगर वास्तव में अगर वो उसमें लिप्त थी कैसे उन्हें बरी कर दिया गया। एक बार एनआईए कह रहे ये हो रहा है, दूसरी बार एनआईए बदल जाता है किसी के पास में कोई जवाब इसका? योगेंद्र जी, इस आपकी बात से मैं पूरी तरह से असहमत नहीं हूं, लेकिन इन सब परिस्थितियों के लिए जो राजनीतिक रूप से जिस प्रकार का घटना चक्र पिछले कई सालों में चला वो सब उसके अंदर बराबर की जिम्मेदारी हो सकती है। कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट थी, अगर भगवा आतंकवाद के नाम पर जैसे एक चला हुआ खड़ा किया गया, अगर वास्तव में प्रज्ञा ठाकुर थी तो एनआईए तो गवर्नमेंट आती है जाती है, एनआईए तो एक मजबूत कड़ी है जिसे बनाया इसी वजह से गया है। अब ऐसा क्या हुआ कि वो बरी हो गई वहां से? अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो ये प्रश्न कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, ये प्रश्न एनआईए से पूछा जाना चाहिए। नहीं सर, सरकार को जवाब देना चाहिए। एनआईए क्यों जवाब देगी? एनआईए में अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति को सस्पेंड करना चाहिए या उसको जेल में डालना चाहिए कि आपने पहले क्यों इसको एक्यूज किया और उसके बाद में आप इसे फ्री कर रहे हैं। एनआईए भी व्यक्तियों से ही मिलकर बना हुआ संगठन है योगेंद्र जी, और उसके मैं यही कह रहा हूं इसमें विचार राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए। करना चाहिए। आपकी बात से मेरी सहमति है, आपकी बात से मेरी सहमति है। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। एसओजी और एसीबी का जिस तरह से डर हुआ उसी तरह से ये बात, एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे भी। भंवरलाल शर्मा, खुशवीर सिंह जोजावार, मिस्टर हुडला और मिस्टर टाप, इनके खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर रखी है, इनके नोटिस जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री से मिलने के क्या एफआईआर लग चुकी थी इस केस पे, क्यों गिरफ्तार नहीं करवाया गया उनको? देखिए योगेंद्र जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। संवैधानिक संस्थाओं का किसी भी तरीके से उसकी गरिमाओं का हनन नहीं होना चाहिए।
संवैधानिक संस्थाओं को, जैसा आप बोल रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं का जो एक गिरावट का जो माहौल जो शुरू हुआ है और पिछले सालों में जिस तरीके से उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे संविधान के लिए नुकसानदायक है। जिस तरीके से चुनी हुई सरकारें, जो जिसको नंबर मिलता है, जिसको जनता चुन करके भेजती है, उसे गिराने के जो प्रयास हो रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी राजनीतिक दल करता है वो उस बात को गलत तरीके, अगर जनता ने अगर आपको एक जनादेश दिया है तो उस जनादेश की पालना करना हर एक राजनीतिक दल का, न केवल मैं यूं कहूंगी कि न केवल उसकी जरूरत है बल्कि उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसे जिसे पूरी तरीके से निभाना चाहिए। लेकिन आप पिछले सालों में खुद ही देख रहे हैं कि कैसे लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रयास ही नहीं किया जा रहा, गिराया जा रहा है। जहां नंबर नहीं है वहां खुद की सरकार बनाना, जहां नंबर है वहां पर ये प्रयास करना कि खरीद फरोख्त के माध्यम से एन क्रेन प्रक्रेन उन सरकारों को गिराना, संवैधानिक संस्थाओं की पदों की आपके बीच में दखल नहीं कर रहा, आपके बीच में दखल नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन सब राजनीतिक दलों में भी उन कार्यकर्ताओं पे भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि कुछ भी हो, ऐसा लालच क्या है कि आज हम गजब की बात है एमएलए की 3 महीने चुन के आते हैं एक पार्टी के सिंबल पर और 3 महीने बाद ही दूसरी पार्टी के सिंबल के लिए वो बिना सिंबल के मतलब रिजाइन करते हैं, उसके बाद में मिनिस्टर बनते हैं, फिर चुनाव में जाएंगे। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है, तय करना है। मुझे आपकी बात से सहमत हूं योगेंद्र जी, मैं भी आपकी बात को बदलना एक बात का बहुत अच्छा ध्यान है, एक बात का ध्यान है मुझे, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड एक मिनिस्टर, श्याम जी जानते हैं इस वाक्य को अच्छे से, हम उनके पास में गए कि ये काम है साहब कर दोगे साहब, बैन लगा हुआ है। तो मैं कहा साहब बैन है तो करना तो पड़ेगा, बच्ची बहुत परेशान है। कि ठीक है, रास्ता है मेरे पास एक, इसको एपीओ करवा देता हूं, आज परसों पोस्टिंग करा देंगे हम। तो इसी तरह से ये रास्ता है अर्चना जी कि रिजाइन कर दीजिए, अगर चलिए दल बदल का भी नहीं है तो अगली बार हम पैसे भी देंगे, टिकट भी देंगे और आपको लेके जाएंगे, पहले मिनिस्टर भी बना देते हैं। बिल्कुल, ये जो पूरा माहौल है निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। मैंने आपको यही बात कह रहे हैं कि जो एमएलए सोचा जाना चाहिए कि इस व्यक्ति की स्थिति क्या है, कहीं बिकाऊ तो नहीं है। देखिए अब ये बात तो बिल्कुल हम ऐसे दोनों तरफ की बातें होती हैं, बिकाऊ नहीं है, लेकिन क्या सामने वाले लोग खरीदने को तैयार ही बैठे हुए हैं? मतलब आप कैसे खरीदने के लिए तैयार? आप मतलब ये क्या वही है कि कोई भी आ जाओ हम सब कुछ खरीदने को तैयार है, जो आ जाएगा उसको हम सब अपने में शामिल कर लेंगे? मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो माहौल है निश्चित रूप से गलत है, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगी भारत का लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की खामियां अगर कुछ सामने आ रही हैं तो सभी राजनीतिक दलों को, आपके मीडिया के साथियों को, जब हम इस बात को लेकर के आगे चलेंगे तो इन खामियों को भी दूर करेंगे और भारत जो पूरे विश्व में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है, उसको बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी और हम सबको स्वीकार करनी चाहिए। और इसी नाते हम आश्वस्त करना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से कि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हित में काम करते हुए, राजस्थान के विकास के लिए काम करते हुए, कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ काम करती हुई आपको नजर आएगी और जनता को भी राहत मिलेगी और राजस्थान विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। हम तो खुद भी कहते हैं कि साहब चुनी हुई सरकार किसी भी दल की हो, कैसे भी चुन करके आई है, दागी हो चाहे बागी हो, कैसे भी हो, लेकिन उसको शुभकामनाएं देते हैं। उसे वास्तव में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन जनप्रतिनिधियों को वहां की जनता ये सोच करके देती है उस पर खरे होते हैं, ये हम शुभकामनाएं। आखिरी सवाल मेरा एक अर्चना जी आपसे होगा कि हम कई बार ये बात कर चुके हैं, एक बड़ा सवाल है ये कि अभी भी कोर्ट में मामला चला गया, एनआईए से जांच कराने के लिए भंवरलाल शर्मा खुद हाईकोर्ट चले गए, एसीबी तलाश रही है भंवरलाल शर्मा जी को भी और तीनों निर्दलीय एमएलए को भी। क्या वास्तव में कानून का ये एक बड़ा इसमें दखल नहीं है कि मुख्यमंत्री के निवास पे अगर जाते हैं एमएलए और उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है? ये तो एक बड़ी बात है। अपराधी थे नहीं थे लेकिन एक जांच में थे, उनके वारंट जारी हो रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यानी ये तो सबको अब बताइए ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब तो ये बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला आ गया है कि यानी 1 महीने से रोज वहां पे जा रही है एसओजी टीम, जा रही है और वहां पे उन लोगों के मोबाइल खंगाले जा रहे हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ है, रोज ही आ रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल से बात होती जा रही है कि आप लोग कुछ बताइए, बार बार अलग अलग होटल्स पे रेड हो रही है। और उसके बावजूद आज जब वो एमएलए की सकुशल वापसी हो रही है, वो खुद आपके घर आ रहे हैं मिलने के लिए, तो कहाँ गए वो एसओजी और एसीपी? सब गायब है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर, ये जो लोकतंत्र के ऊपर जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं है।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये एज अ मीडिया मैन, जो जर्नलिस्ट हैं, जितने जो सिविल सोसाइटी के सबको साथ आके मिलकर ना इसके अगेंस्ट आवाज एक कैंपेन रन करना चाहिए कि वी वांट अ ट्रू ऑनेस्ट डेमोक्रेसी इन द नेशन। यानी डेमोक्रेसी के नाम पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो गया सर, हर कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अगर आज आप ये देखिए, आज से 10-15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता था ना, पूरी दुनिया देखती थी बैठकर कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो गया है कि जिसको प्रॉब्लम आती है, अच्छा हाई कोर्ट को भी बाईपास करके वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो कहीं एक सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो टो द लाइन कि यार अगर वहां पर केस चल रहा है तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, आप वेट करिए जजमेंट का। तो यानी कुछ चीजें ऐसी है जिसका जो डेकोरम था ना वो फ्लाउट होता जा रहा है लेयर बाय लेयर, कोई उसका रिस्पेक्ट जो था वो डिमिनिश हो रहा है। और यहाँ पर एसओजी और एसीबी पे बहुत बड़ी भूमिका आज है। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। डबल जवाब यही है कि चलिए राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये घटनाक्रम जो भी कुछ चला इसका दी एंड होना चाहिए और प्रदेश के लिए चुनी सरकार प्रदेश के हित में काम करे, प्रदेश के लिए काम करे, उसकी हम शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। जो भी है, ये कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और वही सब कुछ होना चाहिए। और डेमोक्रेसी में जो वास्तव में जिन एथिक्स के साथ में हम कोई भी पार्टी को फॉर्म करते हैं, मुझे लगता है कि एक सैद्धांतिक रूप से उन सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। सत्ता ही सब कुछ नहीं होती, अवसर हमेशा आते हैं। ये कोई एक सत्ताई सरकार नहीं है कि 50 साल के लिए एक सरकार चुन के बैठ के हमारा क्या होगा, हम तो पता नहीं रहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 साल बाद में सरकार के लिए अवसर बनते हैं और ये तय राजनीतिक दलों को करना है। हमसे ज्यादा हम केवल एक आईने की तरह है जो हम दिखाते हैं कि कैसा आपका चेहरा है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि अगर जो सवाल लोकतंत्र की मजबूती पे उठ रहे हैं उनको हम सबकी जिम्मेदारी भी है, वही जिम्मेदारी एक भूमिका में हम आपके सामने निभा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।